हेलो, वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम देखने जा रहे हैं सितंबर मंथ के मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन 11 जेई का। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में दे रखा है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल। ओके, एटम में दो फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं? नहीं, एटम के अंदर तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगा। ओके, सेकंड वन, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 क्रॉस 10⁻31 kg। यस, सेकंड वन स्टेटमेंट सही है, इलेक्ट्रॉन का मास उतना ही होता है। थर्ड वन स्टेटमेंट दे रखा है हमें, ऑल द आइसोटॉप ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए, आइसोटॉप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, वो सेम होता है, क्योंकि आइसोटॉप्स में एटॉमिक मास का डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट नहीं होता। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट वन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। न्यूक्लियन के तौर पे हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखते हैं? नहीं भैया, न्यूक्लियन के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। और ई जो दे रखा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी रिगार्ड द एटम एज द एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। जी हाँ, सही बात है कि अगर आप मैटर को काटते जाए तो फिर लास्ट में जो बचेगा वो एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थियरी के मुताबिक वो एटम ही होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हो रहा है? एक बी, सेकंड वन सी और थर्ड वन ई। ये तीन सही हो रहे हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा बी सी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर का सवाल। 27 नंबर के सवाल में हमें दे रखा है कि भाई, अ सर्टेन डाई एब्जॉर्व लाइट ऑफ लैम्बडा 4000 angstrom and then fluorescence light of 5000 angstrom. Assuming that under given condition 50% of the absorbed energy is re-emitted out as the fluorescence, calculate the ratio of number of quanta emitted out to the number of quanta absorbed. Okay, तो मुझे रेशियो निकालना है कि जो क्वांटा इमिटेड हुए उनका और जो क्वांटा एब्जॉर्ब हुए उनका। तो मेरा वेव लेंथ के मुताबिक उसका फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के मुताबिक, या तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्बडा। ओके, और यहाँ से एन से मैं क्वांटा फाइंड कर सकता हूँ, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू ई लैम्बडा अपॉन एच सी। ओके, अब यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन दे रखा है हमें कि एब्जॉर्ब एनर्जी और जो इमिटेड हो रही है उनके बीच में ये कंडीशन है कि जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका 50% ही इमिटेड हो रहा है। तो ये हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू 2 ई इमिटेड। एब्जॉर्ब के लिए ये रखा है मैंने, इमिटेड के लिए ही रखा है। ओके, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि जब मुझे ई का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा ई ए बाई 2 हो जाएगा। ओके, जो एब्जॉर्ब एनर्जी है उससे 50%, तो जहाँ पे मुझे ई ए की ई की ज़रूरत पड़ेगी, इमिटेड एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, वहाँ पे मैं ई ए बाई 2 लिख सकता हूँ। ओके, अब पहले तो मैं ये क्वांटा फाइंड कर लूँ, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो जाएगी कि एन एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एब्जॉर्ब, उसका वेवलेंथ मुझे दे रखा है 4000 डिवाइड हो जाएगा एच सी। ओके, अब कंडीशन क्या दे रखी है कि मुझे ये दोनों का रेशियो बनाना है, तो मैं अब इमीडिएट का क्वांटा फाइंड कर लूँ। एन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई उसका वेवलेंथ मुझे दे रखा है कितना, 5000 डिवाइड में क्या कर दूँ, एच सी। ओके, अब मैंने पहले से ही फॉर्मूला बना रखा है कि ई ए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ई, या तो फिर ई की जगह मैं लिख सकता हूँ ई ए बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए बाई 2, फिर ये 5000 तो दे रखा है, डिवाइड क्या हो जाएगा एच सी। अब मुझे कौन सा रेशियो बनाना है,
इमिटेड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेड। तो ये मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर वन। तो मुझे क्या करना है, सेकंड डिवाइड वन कर देना है। तो मैं लिखूँ इस तरीके से एन ई डिवाइड एन ए। ओके, एन ई का वैल्यू कौन सा है, ई ए बाई टू, फिर 5000 अपॉन एच सी। ओके, वही एन ए का वैल्यू कितना है, ई ए 4000। ओके, और डिवाइड क्या है, एच सी। अब क्या हो जाएगा, एच सी कट जाएगा, ये कट जाएगा। आंसर मेरा क्या बना, ऊपर केवल बचेगा 5000, नीचे बचेगा 2 क्रॉस 4000। ओके, ये कट जाएगा, आंसर बनेगा 5/8। आंसर बन के निकल के सामने आएगा मेरा इमिटेड डिवाइड एब्जॉर्ब क्वांटो का रेशियो 5/8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के बनेगा यहाँ से जो कि 5/8 यानी कि अहमदाबाद। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है, हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड टू n is equal to 4 state in a spectrum of emitted radiation, number of line in the ultraviolet and visible region are respectively। मुझे अल्ट्रावायलेट में और विजिबल में मुझे लाइन फाइन करना है। तो मुझे मालूम है कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 होता, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ओके, 4 से मुझे इलेक्ट्रॉन लाना है। अब n इज इक्वल टू 1 में क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 में लाइमन यानी कि अल्ट्रावायलेट होता है। n इज इक्वल टू 2 में क्या होता है, विजिबल होता है, ये विजिबल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 में कौन सा होता है, आई आर। n इज इक्वल टू 4 में क्या होता है, आई आर। ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है कि भाई विजिबल की कितनी लाइन मिलेगी मुझे और अल्ट्रावायलेट की कितनी लाइन मिलेगी मुझे। तो मैं बोलूँ पहले मैं निकाल दूँ अल्ट्रावायलेट के लिए। तो अल्ट्रावायलेट के लिए क्या कंडीशन है कि 4 में से इलेक्ट्रॉन सीधा कहाँ आ सकता है, 1 में। 3 से कहाँ आ सकता है, 1 में। 2 से कहाँ आ सकता है, 1 में। तो टोटल मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे टोटल 3 लाइन मिलेगी। ओके, वही मैं अगर बात करूँ विजिबल का, तो अब क्या विजिबल में कौन सी कंडीशन बनेगी कि विजिबल में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकता है वापस। तो 4 से क्या आ 2 में आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है। तो टोटल मुझे कितना मिलेगा, केवल 2 लाइन मिलेगा। तो एकदम इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू n2 माइनस n1। तो n2 इज इक्वल टू फर्स्ट वन अल्ट्रावायलेट के लिए 4 में से कहाँ आ रहा है, 1 में। तो मैं क्या कर दूंगा, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 3। और सेकंड में मुझे किस में निकालना है, विजिबल के लिए। तो विजिबल के लिए n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से कहाँ आ रहा है, 2 में। तो यह हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कितना बनेगा, 2। तो मुझे अब ये ध्यान रखना है कि मुझे पहले अल्ट्रावायलेट बोलना है फिर विजिबल बोलना है। तो 3 और 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो मेरा आंसर निकल के सामने आएगा यहाँ पे डेली 3:2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। 29 वाले सवाल में क्या दे रखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम इन द chlorine molecules. The Cl bond energy is 243 किलो जूल पर मोल। ओके, मुझे क्या दे रखा है कि भाई 1 मोल Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे 243 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो मुझे एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी के मुताबिक मुझे कितना वेवलेंथ वाला लाइट चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे मोल के लिए तो चाहिए 243 किलो जूल। तो उसको एक Cl बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए मैं एवोगैड्रो नंबर से उसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये कंडीशन हुई कि एनर्जी मेरे को चाहिए 1 मोल ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स के लिए, मोल के लिए दे रखा है तो मैं मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल दूँ। तो ये हो जाएगा 243। अब किलो जूल है तो 10⁻³ जूल में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर इसके एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूँ 6.022 क्रॉस 10⁻23 से। तो यहाँ से मेरे को आंसर मिलेगा 4.03 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। ओके, अब एनर्जी मुझे मिल गया। मुझे क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मुझे फाइंड करना है लैम्बडा। तो hc अपन क्या हो जाएगा, E। और H और C का
वैल्यू कितना मिलता है हमें, तो एच का वैल्यू होता है 6.626 क्रॉस 10⁻34 और सी का वैल्यू होता है 3 क्रॉस 10⁸ डिवाइड में किससे कर दूँ, एनर्जी से 4.03 क्रॉस 10⁻19। ओके, तो यहाँ से लैम्बडे का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4.93 क्रॉस 10⁻7 मीटर और मुझे मीटर में ही दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये चेन्नई 4.907 क्रॉस 10⁻7 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 30 में क्या दे रखा है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 nanometer in absorbed by the gas and then re-emitted as two photon. One photon is read with a wavelength 760 nanometer. The wavelength of the second photon will be, okay, जो इमिटेड हो रहा है उसका एक का वेवलेंथ मुझे दे रखा है और दूसरे का वेवलेंथ मुझे निकालना है। तो हमें मालूम है कि जितना एब्जॉर्ब होगा एनर्जी उतना ही इमिटेड हो जाएगा। तो इमिटेड होने के लिए दो फोटोन निकल रहे हैं, तो एक का वेवलेंथ मुझे दे रखा है, दूसरे का मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं ऐसा मान लूँ कि इमिटेड एनर्जी 1 प्लस इमिटेड एनर्जी 2, ये कंडीशन हो गई। अब सही तरीके से मैं इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा hc अपन लैम्बडा, इसको एब्जॉर्ब बोल देते हैं, ये हो जाएगा hc अपन लैम्बडा E1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा hc अपन लैम्बडा E2। ओके, सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं, hc निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपन, ओके, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 300 नैनोमीटर का। ओके, उसमें से एक कितनी वेवलेंथ की इमिट हो रही है 760 नैनोमीटर, प्लस दूसरा मुझे फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या हो जाएगा 130 माइनस 1760 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा E2। ओके, तो अब कंडीशन क्या बनी कि 760 माइनस हो जाएगा 300, डिवाइड कर दूँ मैं 300 क्रॉस 760 से, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा E2। ओके, अब यहाँ से आंसर निकल के सामने आएगा कि यहाँ से मुझे मिलेगा मैं 1 अपॉन लैम्बडा E2 को लैम्बडा E2 में कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 300 क्रॉस 716 डिवाइड 460 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा E2। ओके, 760 में से 300 जाएगा तो ये बचेगा 760 माइनस 300। ओके, तो 460 बचेगा, सही बात है। ओके, तो लैम्बडा लैम्बडा E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 495 इंटू 0.65 नैनोमीटर, क्योंकि सब नैनोमीटर में था तो ये आंसर भी हमें नैनोमीटर में मिलेगा। क्लियर, तो ये ऑप्शन में तो सही दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसके नज़दीक का आंसर है सकता है, तो ये है 500 नैनोमीटर। ओके, तो 30 का आंसर हो जाएगा 500 नैनोमीटर। तो एक जो 760 नैनोमीटर का होगा और सेकंड वन 500 नैनोमीटर का फोटोन जो इमिट करेगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 31 में। 31 में क्या दे रखा है, और रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 सक्सेसिव ऑर्बिटल इज ए, उसका वैल्यू दे रखा है, उसका रेशियो ए होता है, एंड देयर डिफरेंस इफ बी, और दोनों का डिफरेंट मुझे दे रखा है बी। अब मुझे फाइंड करना है बी अपॉन ए का वैल्यू कितना होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो अब एंगुलर मोमेंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि एंगुलर मोमेंट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंट एन ऑर्बिटल के मैं मान लूँ कि एल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके, वही मैं एल एन प्लस 1 ऑर्बिटल के लिए मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा एन प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। ओके, अब मुझे क्या बोला है कि इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, ए जितना, तो मैं इसका रेशियो बना लूँ। तो इसके लिए रेशियो ए इज इक्वल टू क्या है, ए एन प्लस 1 डिवाइड क्या कर लूँ एल एन। ओके, इसका वैल्यू कितना है एन प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ओके, और एल एन का वैल्यू कितना है
NH अपॉन 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, एच कैंसिल, ये आंसर कितना बना ए का, ए का आंसर बना मेरे पास n+1 डिवाइड n। ओके, तो ए की वैल्यू मुझे मिल गई। अब सेकंड वन स्टेटमेंट में मुझे दे रखा है कि उन दोनों का डिफरेंट मुझे मिल रहा है बी जितना, दोनों का डिफरेंट हमें मिल रहा है बी जितना, तो अब डिफरेंट निकाल दे कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा ln n+1 माइनस ln n। इसका वैल्यू कितना दे रखा है n+1 h अपॉन 2 पाई माइनस NH अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। अब इसमें से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, h अपॉन 2 पाई, तो बचेगा क्या, फर्स्ट वन कंडीशन में यहाँ पे बचेगा n+1 माइनस क्या हो जाएगा n, तो कॉमन निकल जाएगा h अपॉन 2 पाई, n कैंसल आउट, तो b का वैल्यू कितना बचा h अपॉन 2 पाई। ओके, अब मुझे क्या करना है, b अपॉन a कर देना है, तो b डिवाइड में a कर दूँ, b का वैल्यू कितना है h अपॉन 2 पाई और a का वैल्यू कितना है n+1 अपॉन n, तो n+1 अपॉन n, तो मुझे आंसर मिल जाएगा ये n है, h अपॉन 2 पाई क्रॉस n+1 डिवाइड n, तो n हो जाएगा ये। तो आंसर टोटल मिला के ये बन जाएगा b अपॉन a इज इक्वल टू n अपॉन n+1 इंटू h अपॉन 2 पाई। ओके, तो ये ऑप्शन कौन सा है, तो ये ऑप्शन है हमारा ए, अहमदाबाद। 31 का आंसर हो जाएगा n+1 इंटू h अपॉन 2 पाई। ओके, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। कैलकुलेट द ब्रोंगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2.8 क्रॉस 10⁻⁻23 जूल। मुझे काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और उसका द ब्रोंगली वेवलेंथ मुझे फाइंड करना है। तो अब क्या करें हम कि यहाँ से हमारे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv², k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसका सहारा लेके हम द ब्रोंगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/2 mv²। मैं v फाइंड कर लूँ k से, क्योंकि मेरे को लेमड़ा निकालना है, तो इक्वेशन है मेरे पास लेमड़ा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब h मेरे को मालूम है, m भी पता चल जाएगा, यहाँ पे दे रखा है, लेकिन v फाइंड करना है, तो v काइनेटिक एनर्जी से फाइंड कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 KEM। अब इनका वैल्यू पुट कर देते। ओके, मुझे v फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा √2 KE अपॉन m हो जाएगा जी, √2 KE अपन क्या हो जाएगा m, ये m हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है 2.8 क्रॉस 10⁻⁻23। ओके, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 9.1 क्रॉस 10⁻31। ओके, अब यहाँ से v का वैल्यू कितना निकल के सामने आ रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा √6.15 क्रॉस 10⁻7, और इसको मैं √ से निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा 7.81 क्रॉस 10⁻3 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये v का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा h का वैल्यू तो हो जाएगा 6.626 क्रॉस 10⁻34 डिवाइड में किससे कर दूँ m से, 9.1 क्रॉस 10⁻31, और v का वैल्यू मुझे दे रखा है 7.81 क्रॉस 10⁻3। यहाँ से मेरा लैम्बडा निकल के सामने आएगा 9.28 क्रॉस 10⁻⁻8 मीटर्स। ओके, और ऑप्शन मीटर में ही दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा 9.28 क्रॉस 10⁻⁻8। तो हमारा आंसर बन जाएगा ये चेन्नई। 32 का आंसर हो जाएगा चेन्नई। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 के नंबर में क्या दे रखा है, 2 particles of masses m and 2m have equal kinetic energy, their the Broglie wavelength are in the ratio। ओके, काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो मुझे द ब्रोंगली वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है। अब वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन का इक्वेशन क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √2 KEM। लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन √2 KEM। ओके, तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि उसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो अब डिपेंड किस पर करेगा, मास पर। तो
अब ये मैं बोल सकता हूँ कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एम। जी बिल्कुल। तो अब मैं बोल देता हूँ कि लैम्बडा 1 अपन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट m2 अपॉन m1। ओके, अब देखिए दोनों का मास हमें दे रखा है कि m2 का वैल्यू कितना है 2m, m1 का वैल्यू कितना है m। ओके, अब कंडीशन क्या बनी कि लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 में कर दो, लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2, तो आंसर मेरे को मिला अंडर रूट 2। ओके, अब अंडर रूट 2 को मैं बाहर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 4/1, ऐसा बोल सकते हैं। तो दोनों के वेव लेंथ का रेशियो हो जाएगा 4:1, 4:1। ओके, नेक्स्ट वन कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या दे रखा है, 34 बोल रहा है कि द अनसर्टिनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is lambda upon 4 pi, where lambda is the Broglie wavelength, the uncertainty in velocity will be। okay, मुझे अनसर्टेनिटी पोजीशन में दे रखा है और मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी। ओके, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के मुताबिक ये होता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जी बिल्कुल। अब डेल्टा एक्स का वैल्यू मुझे दे रखा है, क्या दिया है, लैम्बडा अपॉन 4 पाई। ओके, पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू डेल्टा वी। ओके, ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। अब 4 पाई कट जाएगा जी। अब लैम्बडा की जगह मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन एम वी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लैम्बडा की जगह मैं लिखूँ एच अपॉन एम वी इंटू यहाँ पे एम है, डेल्टा वी है, इज इक्वल टू एच। तो अब एच एच कैंसल आउट, एम एम कैंसल आउट, अब क्या बचा, वी डेल्टा वी इज इक्वल टू 1। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी। ओके, तो अब जो वेलोसिटी का जो अनसर्टेनिटी है वो वेलोसिटी जितना हो जाएगा, ओके, वी जितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बॉम्बे। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 नंबर का। अब बात आई केमिकल बॉन्डिंग की। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एसपीडीएफ सबशेल लाइन इन द ऑर्डर ऑफ। ओके, हमें पूछा है स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर कौन सा होता है, तो सबको मालूम है कि एस का साइज कम होता है इसलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, उससे कम पी का होता है, उससे कम डी का होता है और उससे कम एफ का होता है। तो ये तो सीधे तौर पर ऑर्डर में मालूम है कि भाई सिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर हो जाएगा एस का सबसे ज़्यादा, उससे कम पी का, उससे कम डी का और उससे भी कम क्या हो जाएगा, एफ का। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 36। द नंबर ऑफ आयोनिक कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन द NH4Cl आर रिस्पेक्टिवली। मुझे बताना है कि NH4Cl में आयोनिक बॉन्ड कितने होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होते हैं। तो देखिए हम NH4Cl के बारे में बात करें तो ये होता है NH4 प्लस और Cl माइनस। अब NH4 प्लस क्यों है, क्योंकि इसके पास 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने एक लोन पर H प्लस को दे के यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है और उसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसके पड़ोस में क्या आके खड़ा हो जाता है, Cl माइनस। तो अभी देखो आप इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, तो आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा, ये आयोनिक हो जाएगा। ये बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक। ओके, फिर हम बात करें कि यहाँ पे जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना है ये कौन सा बॉन्ड बना है, तो ये तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ओके, अब बात करें कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने हुए हैं, तो ये 3 हमारे पास कौन से बॉन्ड बन गए हैं, कोवेलेंट। तो आयनिक का नंबर कितना हो जाएगा 1, फिर कोवेलेंट कितने हो जाएंगे 3 और फिर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 131, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं 37 नंबर का सवाल। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें पता करना है। हमें 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, फर्स्ट वन है NaCl, सेकंड वन है MgCl2 और थर्ड वन दे रखा है AlCl3।
अब सभी में एनायन तो फिक्स ही है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, तो अब ये डिपेंड करेगा केटाइन पर। यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Mg+2 है और यहाँ पे Al+3 है। और फजान रूल के मुताबिक जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है केटाइन पर, उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होता है और उतना वो आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें वो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो Na+ से ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा? Mg+2 का पावर, Mg+2 से किसका पावर ज़्यादा होगा? Al+3 का। तो हमारा यहाँ से कोवेलेंट कैरेक्टर NaCl से ज़्यादा हो जाएगा MgCl2 में, MgCl2 से ज़्यादा हो जाएगा AlCl3 में। ओके, तो ऑप्शन नंबर फिर से ए ही होगा। तो नेक्स्ट वन सवाल देख लेते हैं 38 नंबर का। 38 नंबर के सवाल में क्या दे रखा है? H2 हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट, विल BF2 हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट बिकॉज। ओके, H2O को हम पोलर मानते हैं, वही BF2 को हम नॉन पोलर मानते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक भी जा रहे हैं हम कि H2 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? तो sp3। BF2 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? तो sp हो जाएगा। क्लियर? ओके, BF2 का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। अब दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो H2O में इस तरीके से दो हाइड्रोजन V शेप में जुड़े रहते हैं और उसके पास दो लोन पेयर अवेलेबल है। वही BF2 में क्या होता है? बेरिलियम 2 फ्लोरीन के साथ लाइनर शेप में ही रहता है। ओके, तो अब कंडीशन क्या हुई कि यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज़्यादा तो है, तो ये इस तरफ खींचेगा और ये फ्लोरीन इस तरफ खींचेगा, तो जो रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट होगा म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये 0 होने की वजह क्या है कि इसका भाई लाइनर स्ट्रक्चर है, वही बात है। ओके, वही यहाँ पे क्या होगा? H2O में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये इस तरफ खींचेगा, लोन पेयर का भी ऊपर की तरफ जाएगा और इस बॉन्ड का भी इस तरफ जाएगा, तो जो रिजल्टिंग होगा वो उस तरफ ऊपर की ओर चला जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा पोलर। तो पोलर होने के पीछे का इसका रीज़न क्या है कि H2O बैंड शेप दिखाता है और वही BF2 है वो लाइनर है, तो इसकी वजह से H2O में पॉजिटिव वैल्यू मिलता है और BF2 में उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा दिल्ली कि भैया जो BF2 है मॉलिक्यूल लाइनर है और H2O का जो मॉलिक्यूल्स है वो बेंड है, उसकी वजह से H2O का जो डाइपोल मोमेंट है उसका वैल्यू पॉजिटिव रहता है और BF2 का 0 हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट वन सवाल नंबर 39 को देख लेते हैं। 39 में क्या दे रखा है? 39 में दे रखा है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ XC का मुझे दिखाना है XCF2 में, XCF4 में और XCF6 में। तो सभी का स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं हम। तो XC में क्या होता है? तो XC के पास कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर अवेलेबल है। टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हुआ करते हैं? तो टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास 8 हुआ करते, उसमें से 2 ने बॉन्ड बना रखा है फ्लोरीन के साथ। ओके, और बाकी 3 क्या है उसके पास? लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है? 2 और लोन पेयर कितनी दे रखी है? 3। टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d हो जाएगा। वही हम बात करें XCF4 की, तो XCF4 में क्या होता है? XC 4 फ्लोरीन के साथ जुड़ा रहता है इस तरीके से और उसके पास 2 लोन पेयर अवेलेबल रहता है, तो फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड का नंबर 4, लोन पेयर कितना? 2, टोटल नंबर कितना आया? 6। तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा यहाँ से sp3d2। ओके, और वही हम बात करें XCF6 की, तो इसके पास कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने? XCF6 में 6 बॉन्ड बना रखे हैं और उसके पास 1 लोन पेयर अवेलेबल होगा। ओके, तो टोटल हम बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड उसमें कितने? तो 6 प्लस 1 क्या है? लोन पेयर। ओके, तो नंबर कितना आ जाएगा? 7। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d3। ओके, अब कंडीशन क्या हुई? तो यह ऑप्शन कौन सा है कि फर्स्ट का sp3d, सेकंड वन sp3d2, थर्ड वन sp3d3। तो हमारा आंसर बन जाएगा ये बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ SF4 इज मोर स्टेबल एंड वाई? ओके, SF4 के 2 स्ट्रक्चर दे रखे हैं मुझे और हमें फाइंड करना है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है। क्योंकि VSAPR के मुताबिक हम जानते हैं कि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन उससे कम होता है
और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन उससे भी कम होता है। तो लोन पेयर एक दूसरे से बहुत दूरी रखना चाहते हैं, उससे कम दूरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रखना चाहते हैं और उससे कम दूरी बॉन्ड पेयर रखना चाहते हैं। तो जहाँ पर एंगल ज़्यादा होगा वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वन में हमें ऐसा दे रखा है कि ये सल्फर है, उसके साथ 3 फ्लोरीन इस तरीके से प्लेनर में जुड़े हुए हैं, और एक लोन पेयर प्लेन के ऊपरी हिस्से में है, और दूसरा फ्लोरीन जो है, सेकंड वन जो फ्लोरीन दे रखा है वो इसके नीचे की ओर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री हो रही है और इसका सेफ तो हो जाएगा। ओके, अब कंडीशन क्या होगा है कि यहाँ पे ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो रहा है। ओके, अब जो दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें क्या है कि भैया यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ एक लोन पेयर है और यहाँ पर क्या है फ्लोरीन, और यहाँ पर भी क्या है फ्लोरीन। अब देखिए आप कि यहाँ पे जो ये लोन पेयर है उसके बीच में, और जो ये उसका प्लेनर का जो बॉन्ड पेयर है उसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है ना वो है 120 डिग्री। ये कितना डिग्री है 120 डिग्री। तो यहाँ पे ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम लगेगा, और रिपल्सन कम होने की वजह से ये जो हमारा क्यू स्ट्रक्चर है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के सामने आएगा क्यू ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। जितना रिपल्सन कम होगा उतना स्टेबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है, द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड शिफ्ट ऑफ I3 माइनस आर रिस्पेक्टिवली। ओके, मुझे ज्योमेट्री भी बताना है और इलेक्ट्रॉन के पेयर भी बताना है, नहीं शेप भी मुझे बताना है। ओके, फर्स्ट वन ज्योमेट्री दिखाना है हमें और फिर हमें शेप निकालना है। तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर क्या हुआ करता है, तो I के साथ इस तरीके से 2 I जुड़े रहते हैं, और ये I माइनस है, इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 1 2 तो हो गए, ये 3 4 5 6 और 7 8, मतलब कि इसके साथ कितने लोन पेयर खड़े हैं 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम यही बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या कर दूं मैं लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना 2, लोन पेयर कितना 3, तो कितना नंबर आया 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा sp3d। ओके, तो इसका ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ओके, और अब उसके शिफ्ट के बारे में बात करें तो उसमें केवल हम बॉन्ड पेयर को ही मानते हैं। तो यहाँ से उसका जो शेप है वो हो जाएगा लाइनर। ओके, तो ये हो जाएगा लाइनर शेप। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा हमारा अहमदाबाद। उसका ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बायपिरामिडल और उसका शेप है लाइनर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है, द मॉलिक्यूल्स लाइक BrFi एंड XeOF4 आर स्क्वायर पिरामिडल इन शेप, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो इन दिस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सीधे हम बोल सकते हैं Br के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, तो 7, उसमें कितना बॉन्ड बना रखा 5, तो कितना लोन पेयर होगा 1, क्योंकि लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर 5, लोन पेयर 1 यानी कि क्या हो जाएगा 6। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ओके, वही हम XeOF4 के बारे में जान ले। तो XeF4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, Xe डबल बॉन्ड हो और इसके साथ 4 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े रहे थे। तो Xe के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से ये एक लोन पेयर बन जाएगा। ओके, तब क्या कंडीशन हुई, सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना 1 2 3 4 और ये 5, और लोन पेयर कितना 1, तो फिर से वही बात 5 + 1 यानी कि 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ओके, तो यहाँ से इन दोनों मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दे रखा है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2+, N2- एंड N2 विल बी। ओके,
तो इसके लिए तो हम केवल और केवल यही जानते हैं कि चलो N2 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। अगर N2 मतलब कि इसके पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा 3। अगर इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा 2.5। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन 12 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से बोलते हैं। वही अगर इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5। वही 60 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ओके, तो हम मान लेते हैं N2 प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो N2 प्लस में 13, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5 किसका N2 प्लस का। चलो नेक्स्ट वन मुझे बोला N2 माइनस, N2 माइनस यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन 15, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, ये भी N2 माइनस है। और थर्ड वन मुझे बोला है N2, तो N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर बनेगा 2.5, 2.5 एंड लास्ट वन में क्या हो जाएगा 3। तो रिस्पेक्टिवली हमें बोला है 2.5 फिर 2.5 एंड 3 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। 44, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ CO, CO2 एंड CO3 माइनस 2। ओके, तो अब ये सभी को मालूम है कि इन सभी के स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेंस होता है। जो CO3 माइनस 2 है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, तो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बॉन्डिंग ऑक्सीजन माइनस, और ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस। ओके, वही CO2 का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, वही CO का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर टोटल बॉन्ड का नंबर कितना 4, एटम कितने 3, आंसर कितना आ जाएगा 4/3 यानी कि 1.33 आंसर होगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना बॉन्ड लेंथ कम, तो सबसे बॉन्ड लेंथ कम किसकी हो जाएगी CO की। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि भाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी CO3 माइनस 2 में, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। फिर किस में हो जाएगा CO2 में, और फिर किस में हो जाएगा CO में। ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बोलूँ तो CO3 माइनस 2, फिर CO2 और फिर CO हो जाएगा। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन। ओके, किस में अनपेड इलेक्ट्रॉन MOT के मुताबिक हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के मुताबिक। तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है। ओके, F2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18, O2 माइनस में कितना हो जाएगा 17, और O2 माइनस 2 में कितना हो जाएगा 18। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा O2 माइनस में। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा चेन्नई O2 माइनस। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, मुझे दे रखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, बेंजोइक एसिड और इथेनॉल। ओके, और पूछा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि अपने मॉलिक्यूल्स अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना ले, आपसी एटम के साथ बॉन्ड बना ले तब। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यानी कि बेंजीन पर यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या जुड़ा होगा NO2, यहाँ पे क्या होगा N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बॉन्डिंग ऑक्सीजन। ओके, अब हम जानते हैं कि जब हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है तब उस पर क्या आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर क्या आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा हाइड्रोजन जब किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये एक मॉलिक्यूल्स है और उसके दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किस में शो होता है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये शो होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 47 में देख लेते हैं। 47 नंबर का सवाल दिया है, यानी कि मेक द फॉलोइंग गिवन फ्रॉम विच ऑफ द शिफ्ट ऑब्टेन थ्रू VSEPR थियरी। VSEPR के मुताबिक कौन सा शिफ्ट सही है। तो PCl5 के बारे में हमें मालूम है, तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो इसका शिफ्ट हो जाएगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ओके, और हमें एक बात ध्यान रखा, हमें शिफ्ट बताना है, उसका इलेक्ट्रॉन का ज्योमेट्री नहीं दिखाना है। ओके, अब सेकंड वन OF2 मुझे बोला है तो वो हो जाएगा OF2 में OF2 यानी कि OF2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा OF2, इसके पास 2 लोन पेयर हो जाएगा
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा, लेकिन इसका सेफ हो जाएगा V सेफ हो जाएगा। ओके, जैसे उल्टा V भी बोल सकते हैं आप इस तरीके से। नेक्स्ट वन BCl3 मुझे बोला है, तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 के साथ Cl जुड़ गए, तो ये तो क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा ये तो। ओके, और नेक्स्ट वन ट्राइगोनल प्लेनर ये है। नेक्स्ट वन NH3 मुझे दे रखा है, तो NH3 में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होता है, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन उसका सेफ होता है पिरामिडल, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े रहते हैं और एक लोन पेयर ऊपर की ओर होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा, पिरामिडल। ओके, तो देखिए PCl5 क्या बना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। OF2 उसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, BCl3 उसका आंसर हो जाएगा 2। और नेक्स्ट वन NH3 में क्या है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। तो हमें आंसर यहाँ से फाइंड कर लेना है कि फर्स्ट में 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4, तो ये आंसर निकल के सामने आएगा दिल्ली। ओके, चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं 48 नंबर का। 48 में क्या दे रखा है कि N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड टू मोनो पॉजिटिव गैस आयन N2 प्लस एंड O2 प्लस रिस्पेक्टिवली, विच इज इनकरेक्ट। मुझे इसमें से इनकरेक्ट बताना है। अब क्या स्टेटमेंट दे रखा है कि N2 भैया किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2 प्लस में, और O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो O2 प्लस में। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पहले तो ये बात देखें हम कि देखिए N2 में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 40। अगर N2 प्लस बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 30। ओके, नेक्स्ट वन O2 में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हम बोलेंगे 60, और O2 प्लस हो जाएगा, इतना हो जाएगा 50। अब कंडीशन एक तय है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। ओके, नेक्स्ट वन इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। तो दोनों ही कंडीशन में बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है। ओके, और नेक्स्ट वन कंडीशन, अब क्या बोला है, हम ऑप्शन को देख लेते हैं। N2 प्लस बिकम अ डायामैग्नेटिक। ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है, N2 प्लस बिकम अ डायामैग्नेटिक। ओके, नहीं, N2 में से N2 प्लस बनने से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है वही गलत है, ये जो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट है। ओके, तो आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन फिर भी हम सबको देख लेते हैं। इन O2 प्लस पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेस, O2 प्लस में पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म डिक्रीज हो रहा है। जी बिल्कुल, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें केवल एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका पैरामैग्नेटिज्म है वो डिक्रीज हो जाएगा। वही O2 प्लस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, जी हाँ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट वन इन N2 प्लस NN बॉन्ड वीकेंड, सही बात है, बॉन्ड ऑर्डर 3 में से बन रहा है 2.5, तो ये बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए में ही है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी N2 एंड इट्स आयन। ओके, यहाँ पे हमें 4 आयन दे रखे हैं। फर्स्ट वन है N2, सेकंड वन है N2 प्लस, थर्ड वन है N2 माइनस, और फोर्थ वन है N2 माइनस 2। तो सभी में पहले इलेक्ट्रॉन जान लेते हैं। N2 में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, N2 प्लस में हो जाएगा 13, N2 माइनस में हो जाएगा 15, N2 माइनस 2 में हो जाएगा 16। अब इलेक्ट्रॉन के मुताबिक बॉन्ड ऑर्डर हम फाइंड करें तो 14 होगा तब बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, 13 में हो जाएगा 2.5, 15 में हो जाएगा 2.5 और 16 में हो जाएगा 2। अब जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उतना स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा पाया जाएगा, N2, फिर उससे कम क्या हो जाएगा, N2 प्लस, और N2 प्लस और N2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो रहा है, यानी कि उन दोनों का स्टेबिलिटी इक्वल रहेगा। और लास्ट में बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका बन रहा है, N2 माइनस का, तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के सामने आएगा ए, N2 से कम हो जाएगा स्टेबिलिटी N2 प्लस का, इक्वल टू हो जाएगा N2 माइनस का, और सबसे कम हो जाएगा N2 माइनस 2 का। चलो लास्ट वन सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल में मैं दे रखा है H2 इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S बिकॉज। ओके, तो ये तो सीधा तरीका है कि भाई H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, H2O में हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा रहता है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया रहता है। इसकी वजह से ही इसको बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, यानी कि H2S की कंपेयर में H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसके पीछे का यही रीज़न है कि भाई H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है,
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि H2 इज स्मॉलर मॉलिक्यूल हैंस मोर क्लोजली पैकेड। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो यही बात रहती है कि H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है लिक्विड स्टेट में भी, तो इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट H2S के कंपेयर में ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ से ये चेन्नई। ओके, चलो, थैंक यू।